जय हिंद साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल द राज रिसर्च सेंटर पे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, चैप्टर का नाम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे सबको बेसब्री से इंतजार होता है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आज ही भारतीय इतिहास के अंदर डिबेटों का बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। एक ऐसा चैप्टर जिसे हर एक राजनीतिक पार्टी उठाता है। वो है क्या दोस्तों, इस पूरे वीडियो के अंदर हम पढ़ लेंगे। एक एक करके समझते हैं शब्दों को। सर हुआ क्या था जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे 1757 में, डेट याद रखना, 1757 में हमारे देश के अंदर एक युद्ध हुआ था, इसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद ही अंग्रेज हमारे देश में क्या हुए थे, शासन करने लगे थे। उससे पहले वो केवल व्यापार करते थे, लेकिन जो शासन का काम हुआ था वो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में हुआ था, 57 के युद्ध में। और 1947 में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या करा, इनसे लड़ा और हमारे देश को क्या दी, आज़ादी दिलाई। और 1757 से लेकर 1947 तक हम क्या रहे, अंग्रेज के गुलाम रहे। लगभग 200 वर्षों तक हम क्या रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हम क्या बने, गुलाम बन के रहे। और उसके बाद हमें देश को क्या मिली, आज़ादी। क्या मिली दोस्तों हमारे देश को, आज़ादी। और आज़ाद होते ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी क्षण उन्होंने संविधान सभा एक सत्र बुलाया और एक भाषण दिया, एक ऐसा भाषण जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया ट्रस्ट विद डेस्टिनी। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा गया, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। एक ऐसा टाइम जिसका मानना यह था कि आत्मा का परमात्मा से क्या होने वाला है, मिलन। यानी अब देश के अंदर जो हमारी आत्मा है भगवान से क्या हो चुकी है, प्रतिष्ठित एक तरीके से मिल रही है। इस भाषण के अंदर यही समझाने की कोशिश किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो उस हमारे देश की आज़ादी के समय 3 बहुत ही बड़ी चुनौती थी, जो कई बार आपके पेपर में 2 से 3 बार आ चुका है कि बताइए कि हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या थी। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में पहली और सबसे बड़ी चुनौती जो थी, एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती थी। भारत का आप साइज देखो, अगर अब मैं भारत का मैप बनाऊँ लगभग थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। ये हमारा इंडिया है, आज का इंडिया। तो उस समय देश का बंटवारा हुआ, देश का बंटवारा हो गया था। होने के बाद जो इंडिया का मैप देखोगे, इसके अंदर विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध सब रहते हैं। तो विभिन्न धर्म जाति के लोगों को एक साथ करना और 565 रजवाड़ों को, कितने दोस्तों, 565 रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करना बहुत ही बड़ी चुनौती थी, जो इस पूरे चैप्टर के अंदर सब समझेंगे। दूसरा जो है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। दूसरी चुनौती क्या थी दोस्तों, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लगभग 16% से भी कम जनसंख्या पढ़ी लिखी थी। बाकी लगभग ऐसा माना जाता है कि 85% जनसंख्या अनपढ़ थी। इसके बावजूद भी भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाया। कौन सा प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। और इस प्रणाली को अपनाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। क्या दिया दोस्तों, वोट देने का अधिकार दिया और मौलिक अधिकार को दिया। तीसरी चुनौती जो थी, समानता पर आधारित आर्थिक विकास करने की चुनौती। ऐसा ना हो कि आर्थिक विकास से केवल अमीर वर्गों को ही फायदा हो या कुछ ही वर्गों को फायदा हो। लेकिन इस तीसरी चुनौती ये थी कि जब देश का स्वतंत्र होगा, देश विकसित होगा, तो उससे हर एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, समानता पर आधारित विकास होना चाहिए। तो पहली चुनौती एकता के सूत्र में बांधे रखने की चुनौती, 565 हजारों को मिलाना, अलग विभिन्न धर्म जाति लोग को एक साथ करना। दूसरी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। और तीसरी समानता पर आधारित आर्थिक विकास करने की चुनौती। ये तीनों चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। एक अगला क्वेश्चन जो कईयों बार 6 नंबर में 5 नंबर पेपर में पूछा जाता है कि क्वेश्चन है क्या, कि हिंदुस्तान का विभाजन क्या हुआ, क्या कारण था कि भारत आज जो इतना दिखाई दे रहा है, एक समय पे था कि ये हिस्सा ही भारत का था और एक समय था कि ये हिस्सा ही भारत का ही था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि ये 2 बड़े टुकड़े आज हमारे देश से चले गए। और ये टुकड़ा आपको पता ही होगा, ये पाकिस्तान है और ये टुकड़ा आज के समय बांग्लादेश बन गया। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें 1947 से थोड़ी और पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 1901 के आसपास जाना पड़ेगा। हुआ क्या था, हिंदुस्तान के विभाजन के बहुत से कारण थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहो एक एक करके समझते हैं पहले, फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है फूट डालो और राज करो की नीति। कौन सी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो नीति, ये इसने क्या करा, ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। अंग्रेजों ने क्या करा, हिंदू भाइयों को
मुसलमानों के खिलाफ और हिंदू भाइयों को ही सिखों के खिलाफ भड़काया गया कि देखो हिंदू में गाय पूजनीय होती हैं और मुस्लिम लोग तो गाय खाते हैं, कैसे लोग होते हैं, अच्छा ये सूअर नहीं खाते तो हिंदू लोग सूअर खाते हैं, और ये सिख कैसे लोग हैं, नीचा ऊंचा नीचा। ऐसा करते हुए उन्होंने हमारे देश के अंदर में ही लोगों को आपस में भड़काया, लड़वाया, जिसके कारण हमारे देश की जनसंख्या आपस में क्या करी, अंग्रेजों का लड़ पड़ी और जिसके कारण उसे धीरे धीरे मतभेद उत्पन्न होने लग गया। दूसरा कारण मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी स्थापना दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना। कौन दोस्तों? 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? मुस्लिम लीग की। और जब ये स्थापना कर रहे थे तो उसमें सारे बड़े कांग्रेस के नेता जो थे, चाहे नेहरू हो, गांधी, सभी ने मना कर दिया था कि हम इस पार्टी को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन इस जिन्ना ने यह बोला कि हम मुस्लिम लीग की स्थापना इसलिए नहीं कर रहे ताकि देश का बंटवारा जाए, बल्कि इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत में, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सुरक्षित किया जा सके। और धीरे धीरे यही पार्टी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर दी। किसकी मांग कर दी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, डबल नेशन थ्योरी है क्या दोस्तों? द्विराष्ट्र सिद्धांत वह सिद्धांत था जिसने बोला कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दो कौमों का देश है, और जब देश का बंटवारा होगा केवल हिंदुस्तान नहीं बनेगा, वो पाकिस्तान में टूटेगा। यही था द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत एक ऐसी मांग थी जहां हिंदुस्तान किसी एक कौम, एक धर्म का देश नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान के दो कौमों का देश है। और जिन्ना ने उसी समय से स्वतंत्र मांग कर दी थी किसकी? कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? एक पाकिस्तान चाहिए। और इन्होंने इसके पाकिस्तान के मांग के चक्कर में भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1920 से 30 का दशक, ये लगभग 20 साल दोस्तों ऐसा दशक था जहां पर हिंदू बहन बेटियों को मुसलमान मार दे रहे थे, मुसलमान बहन बेटियों को हिंदू सिख मार दे रहे थे। इतना बेकार स्थिति बन गया था कि देश के अंदर हैवानियत हो गई थी, सभी लोग एक दूसरे को मारे जा रहे थे। जिसमें 3 स्टेट तो खासकर याद रखना दोस्तों, लाहौर, अमृतसर और तीसरा कोलकाता। तीसरा क्या दोस्तों? कोलकाता। ये 3 शहर ऐसे थे जहां पर तो इतनी भारी मात्रा में हिंसक दंगे हुए कि जहां हिंदू मुस्लिम देखना नहीं चाहता, मुस्लिम हिंदू को देखना नहीं चाहता, और आपस में लड़ कट के सभी लोग मार गए। एक ऐसा लाशों का अखाड़ा बन चुका था, जहां अखाड़ा मतलब जहां पहलवान लड़ने आते हैं, एक ऐसा अखाड़ा जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोग मरे हुए थे, लाशें बिछी हुई थी, लाखों लाशें बची हुई थी। तो ये तो हुआ, लेकिन फिर भी नेताओं ने बोला कि हम पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को कोई देश नहीं बनाएंगे। तो जिन्ना ने, ये डेट याद रखना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 जिसमें हुआ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में यह कहा जिन्ना ने कि मुसलमान भाइयों, अगर तुम्हें पाकिस्तान चाहिए तो सभी हिंदुओं को मारो, जितना हिंदुओं को मारोगे, जितने हिंदू मरेंगे, तभी आपको क्या मिलेगी? एक मुस्लिम नाम का पाकिस्तान देश मिलेगा, वरना देश आपको नहीं मिलेगा। और इस समय कोलकाता के अंदर चारों तरफ से हिंदुओं को मेले के अंदर घेर लिया गया और लाखों लोगों को मार दिया गया। और इस समय इतने लोग मर गए थे कि महात्मा गांधी ने भी कहा कि अब देश एक साथ नहीं रह सकता। महात्मा गांधी ने ये कहा कि हम देश का बंटवारा तो नहीं चाहते, लेकिन ज़्यादा खून भी खराबा नहीं होना चाहते। नेहरू ने भी कह दिया कि अब हमें देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि और मासूम लोगों क्या जाए जान। और लगभग सभी नेताओं ने हाँ भर दिया था, केवल महात्मा गांधी के अलावा। और उसके बाद इस पाकिस्तान की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद क्या हो गई? मांग होने लग गई और ये तय हो गया कि अब बंटवारा हो जाएगा। और 1947 में 14-15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के विभाजन कर दिया जाता है। दोबारा समझना कि पहले फूट डाल राज की नीति आई थी, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिखों के बीच लड़ाया। फिर मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मोहम्मद अली जिन्ना इन्हें करते हैं। दूसरा, मोहम्मद अली जिन्ना बाद में मुस्लिम लीगों द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर दी जाती है कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम के दो कौमों का देश है, और मांग होती है। और सांप्रदायिक 1920 से 30 के लाहौर अमृतसर लाशों का कटघरा बन जाके रह जाता है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही जहाँ कोलकाता के अंदर लाखों लोगों को मार दिया गया, और उसके बाद देश के 2 बड़े भाग टुकड़े किए गए। विभाजन का शर्त तो ये बना था कि विभाजन धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा, जहाँ हिंदू और मुस्लिम के 2 देश बनेंगे। तो देश जहाँ मुसलमान थी वो एक जगह इकट्ठी नहीं थी, जिसके कारण मुसलमानों के लिए 2 देश बना, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो आप देख रहे हो, इसे मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। यह 1971 के बाद नया देश बन गया, इसका नाम रख दिया बांग्लादेश।
और ये जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये बड़ा पाकिस्तान, इसे सभी पश्चिमी पाकिस्तान कहने जाने लग गया। और 1971 के बाद इसे हम अब पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि ये दोनों पहले एक ही हिस्सा हुआ करते थे, जो 1971 के बाद अलग अलग हो गए। और आज भारत ये है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब विभाजन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए, क्या रिजल्ट सामने आए, कि कुछ क्या क्या बदलाव आए, ये सभी हम पढ़ते हैं विभाजन के परिणाम में। तो पहला तो परिणाम ये हुआ कि जनसंख्या का स्थानांतरण, यानी भारी मात्रा में लोगों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आना पड़ा। वे अपने ही घर में रातों रात क्या बन चुके थे, विदेशी बन चुके थे। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 80 लाख शरणार्थी, 80 लाख शरणार्थियों को एक जगह से आना जाना पड़ा। शरणार्थियों को शिविरों में रहना पड़ा। शिविर मतलब गटर वाला नहीं शिविर होता है, शिविर का मतलब होता है जो टेंट वगैरह लगा के रखना होता है। आपने बहुत से मिल्खा सिंह वाली फिल्मों में देखा होगा कि जब बंटवारा होता है तो वो सब टेंट लगा के फिल्मों मतलब टेंट लगा के वहाँ पे रहा करते थे। गदर मूवी में देखा होगा। तो लोग क्या करते थे, शरणार्थियों को शिविर में रहना पड़ता था। तीसरा चीज़, सरकारी संपत्तियों का भी क्या हुआ, विभाजन। क्या हुआ, सरकारी संपत्तियों का, देश का तो बंटवारा हुआ ही, भूमि का बंटवारा तो हुआ ही, ये दे देगा ये देगा। उसके बावजूद भी सरकारी संपत्ति जैसे कुर्सी, टेप राइडर, वाद्यंत्र, पुलिस कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी और वित्तीय संपत्ति का क्या हुआ, बंटवारा यहाँ पे पाकिस्तान को दे दिया गया था। हिंसक कई लोग जो विभाजन होके पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, तो कई लोग हिंसक अलगाव के शिकार हुए। कई महिलाओं का कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई महिलाओं का रेप हुआ, बच्चों को जान से मार दिया गया, धर्म रूपांतरण किया गया। कई लोग हिंदू से मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से हिंदू बन गए। यहाँ पे कई लोगों ने अपनी कुल की इज्जत बताने के लिए, परिवार की इज्जत बताने के लिए बहु बेटियों को जहर देके खुद ही मारना उचित समझा था। और लास्ट जो पॉइंट आता है, कुछ प्रांत पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे। जी दोस्तों, परिणाम में तो आएगा ये भी कि कुछ जो प्रांत थे, स्पेशली पश्चिमोत्तर पाकिस्तान, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं पश्चिम के उत्तर वाला पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान। यहाँ के एक नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोध में थे और इन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो मैं भारत चला जाऊंगा। लेकिन इनकी बातों को नकार दिया गया। इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं, क्योंकि पूरे विभाजन में एक गांधी और दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी अधिकतर नेताओं ने यह स्वीकार कर लिया था कि विभाजन होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा खून खराबा नहीं चाहते थे। और आगे दोनों तरफ में अल्पसंख्यकों का समस्या। देखो, जो बंटवारा हुआ तो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, ये मुसलमानों को दे दिया गया और बाकी भारत ने, हिंदू राष्ट्र ने अपनाया था कि धर्मनिरपेक्ष देश अपनाए, जहाँ पे हर एक धर्म के लोगों को क्या दिया जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आया तो एक बार फिर से दोबारा से जो स्टार्ट करें और पूरा वीडियो देखें, और ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।